जमींदार साहब, आप तनिक तो दया कीजिए हम गरीब पर। हम अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाएंगे, और बूढ़ी माँ भी है जो इतने दिनों से बीमार है। आप थोड़ा तो रहम कीजिए। लेकिन जमींदार उनकी एक नहीं सुनता और सारा जमीन घर हथिया लेता है। रमेश अपनी माँ कमला, पत्नी शोभा और बेटी रानी के साथ रहता था। पहले तो रमेश के पास काफी जमीन थी और खेती का काम भी अच्छे से चल रहा था, पर माँ की बीमारी के चलते धीरे धीरे उसकी सारी जमीन बिक जाती है। उसका परिवार तो पहले से ही गरीब था, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। घर की जरूरतों और माँ के इलाज के लिए रमेश ने गांव के जमींदार से पैसे उधार ले लिए। रमेश के पास अभी भी थोड़ी सी जमीन तो बची थी, लेकिन उसके पास इतना ज्यादा अनाज नहीं हो पाता था जिससे वह अपने परिवार का गुजारा अच्छे से कर सके। खेत से होने वाले अनाजों से वह थोड़ा सा अनाज अपने घर वालों के लिए रख लेता था और बाकी का बचा हुआ अनाज शहर जाकर बेच देता था। उससे मिले पैसों से वो अपना कर्ज चुकाने की कोशिश करता था, लेकिन खेती कम होने की वजह से अनाज भी कम उगता था और इससे पैसे भी कम मिलते थे, जिससे उसे कर्ज चुकाने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही थी। एक दिन जमींदार अपने कुछ आदमियों को भेजकर रमेश को अपने घर बुलाता है और रमेश से अपने पैसे मांगता है। मालिक, मुझे कुछ और वक्त दे दीजिए। मैं अपनी माँ के इलाज के लिए पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रहा हूँ और मैं आपका पैसा कैसे दे पाऊँगा। मालिक, आप मुझे थोड़ा सा मोहलत और दे दें, मैं ज़रूर आपका पैसा चुका दूँगा। देख रमेश, मुझे अपने ये मगरमच्छ के आंसू मत दिखा। जो भी पैसा लेता है वो देने का नाम ही नहीं लेता है। लेने के लिए तो वो पहले आगे आ जाते हैं, लेकिन जब उन्हें वापस करना होता है तो रोना रोने लगते हैं। और ये जब पैसे देने की औकात नहीं होती तो लेते क्यों हो? अब मेरी बात कान खोल के सुन लो। मैं बस 2 महीने का मोहलत देता हूँ, और अगर 2 महीने के अंदर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं तेरा घर जब्त कर लूंगा और तेरा परिवार रोड पर आ जाएगा। फिर तू मुझे कुछ मत कहना, क्योंकि मैंने 2 महीने का मोहलत पहले ही तुझे दे दिया है। उसके बाद मैं कोई रियायत नहीं बख्शूंगा। इतना कहकर जमींदार रमेश को घर वापस भेज देता है। रमेश किसी तरह रोते रोते अपने घर वापस आ ही रहा होता है। तभी वह सोचता है कि इस बार तो फसलें भी बहुत ज़्यादा खराब हुई हैं, बारिश भी बहुत तेज हो रही है, ऊपर से सर्दियों का मौसम भी है। अब मैं कैसे क्या करूँगा, अपने परिवार को कैसे बचाऊँगा, खराब फसलें कौन खरीदेगा। सोचते सोचते रमेश कब घर पहुंच जाता है उसे पता ही नहीं चलता। उसकी पत्नी और बेटी आंगन में उसका इंतजार कर रही होती हैं। रानी अपने बाबा को आता देख बहुत खुश होती है। बाबा बाबा, आप आ गए, हम लोग कब से आपका इंतजार कर रहे थे, आप कहाँ थे बाबा। रमेश अपनी बेटी को आगे आते देख वो अपने आंसू पोंछ लेता है और अपनी बेटी से बोलता है, बेटा, आज आप खेलने नहीं गए? अपने दोस्तों के साथ आपके दोस्त आपका इंतजार कर रहे होंगे। जी बाबा, मैं अभी जाती हूँ, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। आप बहुत देर में आए बाबा, कहाँ थे आप। मेरी गुड़िया रानी, मैं आपके लिए खेतों में गया था, लेकिन खेतों में सब्जियां अभी नहीं उगी हैं। मैं खेत से अपनी बेटी के लिए बहुत सारी सब्जियां ले आऊंगा, फिर मेरी बेटी मुझे पराठे बना के खिलाएगी। जी बाबा, मैं आपको बहुत सारे पराठे बना के खिलाऊंगी, लेकिन बाबा देखिए, मेरे कपड़े पुराने हो गए हैं और सर्दियाँ भी पड़ने लगी हैं, मेरे पास नए कपड़े नहीं हैं। बाबा, आप क्या मेरे लिए सर्दियों के कपड़े ले आएंगे। हाँ मेरे लाडो, मैं इस बार आपके लिए बहुत सारी सर्दियों के कपड़े ले आऊंगा। आप परेशान ना हो। जाएं, आपकी फ्रेंड आपको बुला रही हैं। आप अपनी सहेलियों के साथ खेलें और जल्दी घर वापस आ जाना। रमेश अपनी डबडबाई आंखों को छुपाते हुए आंगन के अंदर जा ही रहा था, तभी उसकी बीवी उसे रोक लेती है। सुनिए जी, आप अपनी बच्ची से तो बातें छुपा सकते हैं, लेकिन अपनी बीवी से नहीं छुपा सकते। बताइए क्या हुआ। अरे वो क्या कह भी सकता है शोभा, वो अपने पैसे मांग रहा था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने उसे मना कर दिया।
लेकिन वो मुझे धमकी देने लगा। अगर 2 महीने में मैंने उसका पैसा नहीं दिया तो वो अपना घर और ज़मीन सारी चीज़ें जब्त कर लेगा और खेत भी ले लेगा। हम लोग सड़क पे आ जाएंगे। माँ का दवा भी नहीं करा पा रहा हूँ और सर्दियाँ भी बढ़ने लगी हैं। बेटी और तुम्हारे पास भी कोई कपड़ा नहीं है। मैं गरीबी से लाचार हो चुका हूँ। मेरा मन करता है कि मैं आत्महत्या कर लूँ। मैं इतना नालायक हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कैसे अपने परिवार की देखभाल करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। शोभा अपने पति को इतना बेबस और लाचार देख के परेशान हो जाती है। सुनिए जी, आप फिक्र ना करें, हम दोनों मिलकर कुछ न कुछ कर लेंगे। सेठ नहीं भी माना तो बहुत लोग गरीबी में अपनी जिंदगी गुजारते हैं। हम लोग भी किसी तरह गुजर बसर कर ही लेंगे। आप इतना परेशान ना हो, आप हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। अगर आप बीमार पड़ जाएंगे तो सोचिए, बच्चे और माँ और हमारा क्या होगा। एक आप ही तो इकलौते सहारे हैं, तो आप अपना भी ख्याल रखें। आप परेशान ना हो, हम सब साथ मिलकर कुछ न कुछ कर ही लेंगे। इधर रमेश की माँ पलंग पर लेटे लेटे शोभा और रमेश की सारी बातें सुन लेती है। तभी वह अपने बेटे को आवाज देती है, अरे रमेश, इधर तो आ जरा, मेरे पास आ रमेश। माँ की बात सुनकर रमेश दौड़ा दौड़ा माँ के पास जाता है माँ, माँ, क्या हुआ माँ? आप ठीक तो हो माँ? है। हाँ मेरे बच्चे, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अब मेरा वक्त आ चला है। पता नहीं कब भगवान मुझे बुला लेंगे। मेरा पैर कब्र में लटका हुआ है, तो मेरे कारण पूरा जमीन जायदाद सब गिरवी रख दिया, सब बेच दिया। अब जो जमीनें बची हैं उसको भी तू नीलामी मत होने दे, तो किसी तरह उसे बचा ले और उसे बेचकर जमींदार का पूरा कर्जा चुका दे बेटे, और ये घर बचा ले, नहीं तो बहू और मेरी पोती कहाँ जाएंगी। माँ की बातें सुनकर रमेश और शोभा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ, आप फिक्र ना करो, मैं कुछ ना कुछ जरूर कर लूँगा। आप परेशान ना हो, आप चुपचाप सो जाएं, नहीं तो आपकी तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो सकती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। उसकी फसलें भी बारिश की वजह से खराब हो गई थी, इसीलिए उसका फसल भी नहीं बिका था। उसने बहुत कोशिश की कि गांव से किसी से उधार ले ले, लेकिन गांव के लोगों ने भी उधार देने से मना कर दिया। रमेश और शोभा ये बात सोच सोच कर परेशान हो रहे थे कि सर्दियों में उनका गुजर बसर कैसे होगा। अब उनके पास कोई भी चारा नहीं था। यही सब सोच सोच के दोनों लोग बहुत परेशान हो रहे थे। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। एक दिन जमींदार उसके घर पर आ जाता है। जमींदार को आता देख रमेश को यह समझने में देरी नहीं लगी कि वह किस लिए आ रहा है। जमींदार अपने पैसे मांगने लगता है, लेकिन रमेश के पास तो पैसे थे ही नहीं, तो वो कहाँ से देता। मालिक, मालिक, मेरे पे रहम करें। मैं कुछ दिनों में आपके पैसे ज़रूर वापस कर दूंगा। आप देख रहे हैं सर्दियाँ कितनी बढ़ गई हैं, कहीं काम भी नहीं मिलता है और मैं आपके पैसे लेकर कहाँ ही जाऊंगा। इसी गांव में रहता हूँ। आप थोड़ा सा भरोसा रखें, मैं आपके पैसे ज़रूर वापस कर दूंगा। लेकिन जमींदार रमेश की एक नहीं सुनता और अपने आदमियों से कहकर उसके सारे सामान बाहर फिकवा देता है। रानी यह सब देखकर बहुत रोने लगती है और अपनी माँ की गोद से लिपट जाती है। तभी शोभा जमींदार से कहती है, जमींदार साहब, आप तनिक तो दया कीजिए हम गरीब पर। हम अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाएंगे, और बूढ़ी माँ भी है जो इतने दिनों से बीमार है। आप थोड़ा तो रहम कीजिए। लेकिन जमींदार उनकी एक नहीं सुनता और सारा जमीन घर हथिया लेता है और उन लोगों को घर से बाहर फेंक देता है। रमेश अपने परिवार को लेकर पास के जंगल में चला जाता है, लेकिन कोहरा बढ़ने लगता है और रात में ठंड बहुत ज़्यादा होने लगती है। ठंड बर्दाश्त न कर पाने के कारण उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। रमेश इस बात से बहुत डर जाता है कि उसकी आंखों के सामने उसकी माँ ने दम तोड़ दिया और वो कुछ न कर सका। रानी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। रमेश ने अपनी माँ को तो खो दिया था, लेकिन वह अपने बेटे को नहीं खोना चाहता था, इसलिए उसने बहुत सोच विचार किया और अंत में उसका फैसला यही हुआ कि हम घर छोड़कर यहाँ से कहीं चले जाएंगे।
फिर रमेश अपनी पत्नी और अपने बेटी को लेकर वहां से शहर चला जाता है। शहर जाने के बाद वह लोगों के घर काम करने लगता है और उसकी पत्नी शोभा भी इधर उधर लोगों के घर झाड़ू पोछा का काम करने लगती है। धीरे धीरे उन लोगों के हालात थोड़ा सुधरने लगते हैं और अब रानी की तबीयत में भी काफी सुधार आने लगी थी। रमेश यह देखकर बहुत खुश होता है कि अब उसकी फैमिली गरीबी में ही सही लेकिन ठीक ठाक जिंदगी गुजार रही है। रमेश अब शहर में ही रहने का फैसला लेता है क्योंकि गांव से ज़्यादा रोजगार यहाँ पर मिलता है। उसे उसकी फैमिली सबसे ज़्यादा प्यारी है, इसलिए अब वो शहर में ही अपने बेटी का दाखिला करवा देता है और वहीं पर रहने लगता है।